जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि MPPEB, जिसको आप अन्य नाम MP वेपम के नाम से भी जानते हैं, ग्रुप 3 सब इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको टोटल जो आपकी वैकेंसी है 2557 इन पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे रजिस्ट्रेशन से लेकर के आप प्रिंट तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको यहां पर वीडियो की शुरुआत में ये बता दूं कि अगर आपका सवाल है कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ, इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट एक कंडीशन ये है जो कि मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए या फिर कैंडिडेट के लिए भी कंडीशन होने वाली है। वो ये कि आपका मध्य प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, जो कि आप ऑफलाइन तो छोड़िए बल्कि ऑनलाइन वे में भी उसको कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन मध्य प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्ट्रेशन किया है यानी कि करवाया है, तो आप इसमें अन्य स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है वो आप जान लीजिए। अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस और जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है ये सब जानकारी जानने को मिलेगी। अब आपको यहां पर जानकारी चेक करते हुए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने डायरेक्टली कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको 2 पॉइंट में ये कुछ देखने को मिल पा रहा है। आपको आवेदन पत्र के सामने जहां पर ये जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद आप आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने पहले से MPPEB वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो आपके पास सामान्य पंजीकरण क्रमांक नंबर होगा, तो आप यहां पर वो भरेंगे और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ थी जो आपने उस वक्त भरी थी वो यहां पर डालेंगे और डालने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करके सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यानी कि आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर हाँ, आप उस जानकारी के अंदर कोई एडिट करना चाहते तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने MPPEB की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, तो आप यहां पर क्या करेंगे, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे यहां पर ये पूछा है कि क्या आपने प्रोफाइल पंजीकृत कराया पहले। अगर हाँ आपके पास आईडी है तो आप हाँ करेंगे, बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आप यहां पर नहीं कर देंगे। नहीं करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, अपनी ईमेल आईडी भरेंगे जो कि आप रजिस्टर कराना चाहते हैं, और फिर यहां पर आपको 7+2 जो भी आपके सामने अंक है वो यहां पर भरना है और OTP प्राप्त करे के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों अभी जो आपने यहां पर नंबर भरा है इसके ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP यहां पर आपको डाल करके OTP सत्यापन करे के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर से पूर्व में एक पंजीकृत यानी कि इस नंबर से पहले भी एक रजिस्ट्रेशन है। साथ ही यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप उक्त मोबाइल नंबर से नवीन प्रोफाइल पंजीकृत करना चाहते हैं, तो हम यहां से हाँ कर देते हैं। और हाँ करने के बाद आपके सामने यहां पर पंजीकरण करे का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने आ जाता है आपकी अन्य जानकारी, जैसे कि प्रोफाइल पंजीयन और प्रोफाइल लॉगिन। तो बेसिकली यहां पर आपको सामान्य पंजीकरण क्रमांक जो कि आपको मैसेज के द्वारा भेज दिया गया है और जो पासवर्ड आपको मिला है वो पासवर्ड आपको यहां पर डालना है। और डालने के बाद जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ पर आपको फिलअप करके सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा प्रोफाइल पंजीयन eKYC। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास आधार क्रमांक है, अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आप ना करेंगे। साथ ही आपको दिया जा रहा है कि विकल्प का चयन करें, eKYC OTP द्वारा सत्यापन या फिर eKYC बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो चलिए हम यहाँ पर हाँ कर देते हैं और हाँ करने के बाद यहाँ पर हम eKYC OTP द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके जो कैप्चा कोड दे जा रहे हैं आपको फिलअप करना है और फिर आपको जनरेट eKYC OTP के ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पर आपको आधार क्रमांक डालना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड डाल करके जनरेट eKYC OTP के ऊपर क्लिक करना है, तब जाकर के आपके नंबर पर एक OTP आएगा। दोस्तों जैसे ही आपके पास OTP आ जाए वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब जानकारी आपको फिलअप करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जैसे कि आपका नाम, तो जो भी आपका नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार है वो नाम आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम एंटर करना है और फिर आपको उपनाम के सामने अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना है। अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप
NA लिख दीजिए, पति या फिर पिता का नाम। तो बेसिकली अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, और नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी माताजी का नाम डालना है, और आपको बोला जा रहा है कि श्रीमती न लिखे, यानी कि एग्जैक्ट नेम लिखे जो कि आपका डॉक्यूमेंट के अंदर है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा, यानी कि नहीं करना होगा। बट इसमें मध्य प्रदेश के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई वैसे इसमें कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे देखने को मिलेगा आपको, क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसको चूज करने के बाद यहाँ पर निवास का क्षेत्र आपका पूछा जा रहा है ग्रामीण या फिर शहरी, तो जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। विकलांगता विवरण, अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको अन्य ऑप्शन भी यहाँ पर चूज करने होंगे। फिर आती है वैवाहिक विवरण, क्या आप विवाहित है, यानी कि क्या आप मैरिड है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको शादी की डेट भी यहाँ पर डालनी होगी। साथ ही जीवित बच्चों की संख्या और अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर देनी होगी। क्या अंतिम बच्चे जुड़वा है? इसका आंसर भी आपको हाँ नाम में करना होगा। फिर नीचे आता है आपका पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। मकान नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। आपके गांव का नाम जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर क्षेत्र कॉलोनी आपकी जो भी है वो यहाँ पर एंटर आपको कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। और तहसील या फिर शहर का आपके क्या नाम है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। मैं एक रैंडम एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। फिर यहाँ पर आपको स्टेट ऑटोमेटिकली दी जा रही है, अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देखोगे पिन कोड, तो आपको अपने जिले या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एंटर कर देना है। करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि आपको यहाँ से कंफर्म कर लेनी है। फिर संलग्न दस्तावेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि आवेदक के शरीर का अस्थायी पहचान चिन्ह। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिख देनी है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र, तो आप इनमें से कौन सी आईडी देना चाहते हो वो आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। कोई एक आईडी आपको यहाँ पर देनी ही होगी। फिर आता है आधार कार्ड नंबर जो कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप है और वेरीफाई भी हो चुका है। बायोमेट्रिक परीक्षण का विवरण, क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है? अगर है तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको ना करना होगा। अगर आप हाँ करोगे तो आपको यहाँ पर कारण भी चूज करना होगा। क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट करना होगा, IFSC कोड डालना होगा और ये जानकारी भरनी होगी। अगर नहीं भी करते हैं, अभी नहीं देते हैं जानकारी, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सबको एक बार चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद नीचे आकर के आपको यहाँ पर पंजीकृत करें के ऊपर क्लिक करना है। पंजीकृत करें के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ जानकारी वेरीफाई करने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको यहाँ पर सैंपल भी दिया जा रहा है कि किस तरह का फॉर्मेट और कितने साइज में होना चाहिए। तो आपको क्लिक किया डाउनलोड टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी टेम्पलेट आ जाएगी। आप यहाँ से इस साइज के अंदर अपना एक इमेज लेकर के इसमें सेट कर दीजिए और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर लगा देना है, जिससे कि इस टेम्पलेट के अंदर आपका जो फोटो है वो आ जाए। बेसिकली आपको ये पूरा यहाँ पर अपलोड करना होगा। साथ ही आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन ऊपर दिए गए घोषणा को बॉक्स 3 के अंदर अपने लेखन में कॉपी करें। यानी कि जो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है ये चीज़ आपको यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। और लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ये स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा निर्धारित स्कैन दस्तावेज फाइल, जिसमें कि आपका फोटो है, हस्ताक्षर है, हस्तलिखित टेक्स्ट है, आप यहाँ पर उसको अपलोड कीजिए। इसका जो फॉर्मेट है वो 220 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और करने के बाद यहाँ पर भी आपकी वो फाइल है जो कि आपने इमेज लगा करके स्कैन कर करके उसको अपलोड स्कैन की है, वो आपको अपलोड करनी होगी। मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ। तो बस आपको ध्यान बेसिकली ये रखना है कि जो चीज़ आपको यहाँ पर बताई है वो आप यहाँ पर एज पर दी जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसके अनुसार ही करें, जो कि आपके सामने ये परफॉर्मा है। फिर आपको यहाँ पर व्यू इमेज के ऊपर क्लिक करना है।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आप यहाँ पर इमेज अपलोड करोगे या फाइल अपलोड करोगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको तीनों चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मुझे अपना फोटो उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। सिग्नेचर सही दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर टिक करना है, और अगर ये भी आपका सही दिखाई दे रहा है आपको तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। ध्यान ये रखना है बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग आपको इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इमेज फिट कर देना है, यहाँ पर सिग्नेचर लगा देना है, और यहाँ पर आपको इसमें जो टाइप करना है या फिर आपको बेसिकली हैंड से रिटर्न करना है तो यहाँ पर आपको इसको स्कैन करके अपलोड करना है। फिर नीचे आइए तो आप देखोगे जन्म तिथि प्रमाण हेतु संलग्न अंक सूची। तो यहाँ पर दोस्तों आप 8 या 10th की जो 12th की मार्कशीट है इनमें से कोई भी एक अपलोड कर सकते हो, या फिर अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको सिलेक्ट करके ओपन करके अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट भी आपका अपलोड हो जाएगा। तो इसको अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद ये सभी जानकारी कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अन्य जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने ये रैंडम जानकारी यहाँ पर अपलोड की है इसलिए कुछ ऐसा आ रहा है, बट आपके यहाँ पर एग्जैक्ट आना चाहिए तभी आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पर नीचे आकर के प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसको आप सेव कर लीजिए, या फिर यहां से थोड़ा स्मॉल करके इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपके पास ये जानकारी सेव हो जाए। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से यहीं पर आना है जहां से आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया था। तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहां पर आवेदन पत्र के सामने फिर से यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहां पर टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहां पर अब आपको जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो यहां पर भरना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने रजिस्टर की है वो यहां पर डालनी है, और एक कैप्चा कोड फिल करना है, और इसके बाद आप सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। आपको इनको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद में अगर अभी भी कोई एडिट करना चाहते तो आप एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। आपकी जानकारी कुछ इस तरह से होगी, आपका फोटो होगा, साइन होगा, और यहां पर आपका डिक्लेरेशन होगा जो कि आपको हैंड से लिखना है। फिर आप यहां पर आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक कर दे। अब आपके सामने फिर से यहां पर जानकारी आ जाएगी, और जानकारी आने के बाद ही कुछ जानकारी एक्स्ट्रा है जो कि अभी आपको यहां पर भरनी है। जैसे कि यहां पर आपकी जो संवर्ग है यानी कि क्लास है वो पूछिए, अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है तो आप यहां पर वो टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर बिना वर्ग के ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर यहां पर कुछ और सवाल है जैसे कि यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो की गई सेवा की अवधि आपको बतानी है। अगर आप है तो आपको यहां पर हाँ में जवाब देना होगा, नहीं तो आपको नहीं करना। बेसिकली इसकी जानकारी आप पहले ही भर चुके हैं। तो 36 पॉइंट है कि क्या आप शासकीय विभाग निगमों मंडलों निकाय होमगार्ड है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहां पर हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर आपसे पूछेगा कि क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। अगर हाँ तो यस यानी कि हाँ, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर आपसे यहां पर पूछा क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी है। अगर हाँ तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसी प्रकार से आपसे अगला सवाल पूछा क्या आप विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा है। अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है तो आपको यस नो में आंसर करना है। इसी प्रकार से जो अन्य सवाल है ये भी आपको यस नो में आंसर कर देने हैं आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग पे, यानी कि पहले आपको इनको रीड करना है, और रीड करने के बाद अगर आप इसके ऊपर लागू है ये चीज तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर कहा क्या आप संविदा कर्मी नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक 3 के अनुसार सीट एवं आयु में आरक्षण लेना चाहते हैं। अगर इस नियम के तहत आप उसके लिए एलिजिबल है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर यहाँ पर आता है कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ लेना चाहते हैं। अगर आपकी इनमें से कोई भी कैटेगरी है आपके ऊपर लागू होती है जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर नियम पुस्तिका के अध्याय 2 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार नियमानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं के आधार पर आवेदित पद, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पत्र, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पत्र। तो जिसके लिए भी आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखते हो वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते
सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि अन्य अर्हताओं को अच्छी तरह पढ़ लेवे, जिसके आधार पर विषय का चयन एवं एक से अधिक पदों हेतु भी प्राथमिकता दे सकते हैं, यानी कि आप एक से ज्यादा पद को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्लिक है टू सिलेक्ट प्रेफरेंस, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो आपने सिलेक्ट की है पेपर कोड, उनकी जो प्रेफरेंस है वो आ जाएगी। तो आप किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड भोपाल, इसमें आपकी ये वाली पोस्ट है और पेपर ग्रुप है ए, और जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपकी दी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल में 3 वर्षीय डिप्लोमा। तो अगर आप इसको एलिजिबिलिटी देना चाहते हैं, प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो हाँ करेंगे, और यहाँ पर आप इस जो पद चुने उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर आ जाएगी। इसी प्रकार से आप किसी अन्य कार्यालय में किसी अन्य पोस्ट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप हाँ करेंगे और जो पेपर कोड है उसके ऊपर टिक कर देंगे। तो इसी प्रकार से आप जिसको जितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं। तो आपकी यहाँ पर ये जो है वो प्रेफरेंसेस आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई करने के बाद पूरी तरीके से श्योर होने के बाद कि हाँ मुझे इसे प्रेफरेंस देनी है और इसे नहीं देनी है, देन आप यहाँ पर नीचे आएंगे जहाँ पर आपसे 46 पॉइंट है। 46 से पहले आप नोट करके ये पढ़ लीजिए कि जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल अनारक्षित वर्ग यानी कि बिना वर्ग ओपन श्रेणी में ही प्रवीणता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी। तो उनको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा जो कि अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भर रहे हैं। फिर यहाँ पर 46 पॉइंट आता है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आप यहाँ पर हाँ कीजिए। हाँ करने के बाद आप यहाँ पर जो आपका पंजीकरण क्रमांक है वो भरेंगे, कब आपने पंजीकरण करवाया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पर रोजगार पंजीयन यानी कि कौन से जिले से आपने कराया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बोला कि आवेदित पदों हेतु नियम पुस्तिका का अध्याय 2, इसके अनुसार क्या जो एलिजिबिलिटी उस पोस्ट पर रखी है, क्वालिफिकेशन रखी है, क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए, क्योंकि ना करेंगे तो फिर आप कैसे इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। देन यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक जो कि आप यहाँ पर ऑलरेडी दे चुके हो। फिर आपका 51 पॉइंट है प्राथमिकता क्रम फर्स्ट, यानी कि एग्जाम सेंटर के लिए फर्स्ट सिटी आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, सेकंड किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, थर्ड किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं और फोर्थ किसको, ये सब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिक्लेरेशन आपके सामने आप यहाँ पर टिक करेंगे और इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद जो आपने भरी है आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि आपने अभी तक फीस तो जमा नहीं की बट उसके पहले का प्रीव्यू आपके सामने। आप यहाँ पर एक बार फिर से अपनी पूरी की पूरी जानकारी वेरीफाई कर लीजिए, और अगर आपको कोई जानकारी लगे कि हाँ ये गलत हो गई है तो आप उसको अभी भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कौन कौन सी पोस्ट सिलेक्ट की है, किस ग्रुप में की है, वो सभी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि चेक कर सकते हैं। ये करने के बाद आप यहाँ पर अगर इसको प्रिंट करना चाहते तो यहाँ से प्रिंट कर लीजिए, और अगर आप चाहते कि फीस लेने के बाद में प्रिंट लूँ तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर आप कोई जानकारी चेक करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर जो आपके सामने इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का आ जाएगा। आप उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के अंदर आकर के यहाँ पर पंजीकरण प्रोफाइल को संशोधन यानी कि एडिट भी कर सकते हैं, अपना पासवर्ड भी चेक कर सकते हैं, आपकी जो प्रोफाइल रसीद है दस्तावेज है उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एंड यहाँ पर बेसिकली आप पूरी सुविधा इसकी ले सकते हैं जब तक आपकी ये डेट वैलिड है। तो इस प्रकार से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।